तो हाँ दोस्तों नमस्कार। आपको मैं आज दिखाने वाला हूँ बीपीएससी टीआरई 2 का ये प्रश्न है। हिंदी का 80 क्वेश्चन जो पूछा जाता है इसमें आपका देखिए 20 क्वेश्चन गद्यांश था, तो गद्यांश को अभी मैं छोड़ दिया हूँ। गद्यांश के बाद देखिए 71 से लेकर 90 तक आपका गद्यांश था। 91 नंबर से आपका देखिए व्याकरण और साहित्य का प्रश्न भी हम लोग करेंगे। तो पहला प्रश्न है दोस्तों, प्रयोग के आधार पर सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं? तो यहाँ पे आप बताइए तो प्रयोग के आधार पर कितने। जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में उत्तर देंगे ताकि आपका भी प्रैक्टिस हो जाए और उत्तर भी आप धीरे धीरे हमसे जानते जाएं। आपको भी पता चलेगा कितना प्रश्न आप सही कर रहे हैं। यहाँ पे अभी तो देखिए प्रयोग के आधार पर सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। सर्वनाम को याद कर रखने का मैं तरीका बता देता हूँ। इसको याद रखेंगे। देखिए संज्ञा के 5 भेद हैं। संज्ञा का बड़ा भाई कौन है? सर्वनाम। तो सर्वनाम वो जब 5 भाई उसका है, 5 बच्चा है मान लीजिए संज्ञा का, तो इसका सर्वनाम का 6 बच्चा हो गया। इस तरीके से हम देखिए बच्चों को भी पढ़ाते हैं अपने विद्यार्थियों को। तो आप तो हमारे विद्यार्थी नहीं हैं, हम आपको अपना विद्यार्थी नहीं मानते हैं, आप हमारे सहपाठी हैं एक तरह से, ये समझिए। तो प्रयोग के आधार पर सर्वनाम के कुल भेद कितने हैं? तो 6 हैं। और क्योंकि सर्वनाम संज्ञा के बड़ा भाई कौन हो गया? सर्वनाम। तो इस तरह देखिए कितना इजी प्रश्न है और आपके एग्जाम में पूछ दिया। और आप लोग एग्जाम में कंफ्यूज करते हैं कि 4 होगा कभी 5 होगा। तो आज याद कर लेंगे संज्ञा का 5 भेद तो सर्वनाम का 6 भेद। कहीं कहीं संज्ञा का आप 3 भेद भी पढ़ते होंगे, तो कोई उसमें परेशानी वाली बात नहीं है। तो प्रयोग के आधार पर सर्वनाम के कितने भेद हैं? 6 भेद हैं, याद रखेंगे हम लोग। अब आगे चलते हैं। देखिए सर्वनाम पढ़ना जरूरी है क्योंकि सर्वनाम से आपके प्रश्न एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो आपको सर्वनाम पढ़ना है। अब देखिए आगे फिर देखिए सर्वनाम का रूपांतरण किस दृष्टि से होता है? तो इसका सही उत्तर आप बताएंगे। जल्दी ऑप्शन में बताइए, जल्दी कमेंट में लिख करके बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पे सही उत्तर होगा दोस्तों, यहाँ पे सही उत्तर होगा उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसमें कोई नहीं होगा क्योंकि जो सर्वनाम का रूपांतरण है, देखिए सर्वनाम से 2 प्रश्न लगातार पूछे गए। इसका मतलब सर्वनाम आपको अच्छे से पढ़ना है। तो देखिए पुरुष, वचन और कारक, ये 3 आधार पर सर्वनाम का रूपांतरण होता है। समझ गए? पुरुष, वचन और कारक। तो यहाँ पे देखिए अगर ये लिंग भेद की जगह यहाँ पे कारक रहता तो ये बी हो जाता सही, पर कारक यहाँ पे नहीं दिया है, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ई हो जाएगा सही। उपयुक्त में से कोई नहीं। अब चलिए आगे चलते हैं। 92 के बाद 93 विशेषण के भेद। अब देखिए सर्वनाम देख लीजिए। अब सर्वनाम के बाद देखिए विशेषण आ रहा है। विशेषण से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो विशेषण आपको अच्छे से देखना है। अलग से टॉपिक को नोट कर लीजिएगा। ये सब इस वीडियो देखने के बाद दोबारा देखिएगा और देखिएगा कि कौन कौन सा टॉपिक आ रहा है, उसको बगल में नोट करते जाइए और उन टॉपिक को आप एक बार बढ़िया से पढ़ लीजिए गहनता के साथ। विशेषण के भेदों के वर्गीकरण का आधार क्या है? तो बताइए यहाँ पे मैंने विशेषण का भेद कौन सा है? तो गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण। एक और विशेषण का भेद होता है सार्वनामिक विशेषण। तो यहाँ पे ऑप्शन बी हो गया आपका सही। अब देखिए विशेषण को याद करने का तरीका मैं बता रहा हूँ। विशेषण कितने अक्षरों से मिलकर बना है? देखिए यहाँ पे विशेषण 4 अक्षरों से मिलकर बना है। इससे हम लोग याद रखेंगे दोस्तों कि विशेषण के 4 भेद होते हैं। हम अपने विद्यार्थियों को इसी तरीके से पढ़ाते हैं विद्यालय में, तो आपको भी हम थोड़ा सा बता देते हैं। आप हमारे विद्यार्थी नहीं हैं, सहपाठी हैं आप हमारे। तो देखिए गुण तो ये आप समझ गए 93 का। अब हम लोग आगे चलते हैं। तो हिंदी में कारक, देखिए कारक से अब देखिए कारक का प्रश्न है। तो हिंदी में कारक कितने प्रकार के होते हैं? मतलब कारक के कितने भेद हैं, इस तरह के आप समझ लीजिए। तो इसका क्या होगा? इसका सही उत्तर तो आप जानते हैं, ये तो इजी प्रश्न है, तो 8 होगा। इससे पता चलता है दोस्तों आपको संज्ञा, सर्वनाम, ये सब आपको पढ़ के देखिए। कारक को भी आप कारक का भेद और कारक का चिन्ह अच्छे से याद कर लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कितना ईजी प्रश्न आप देख सकते हैं। क्या दम है क्वेश्चन में। कोई ईजी तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है भाई, आपका क्यों नहीं आप निकाल पाएंगे? आप खुद सोचिए। 8 भेद हैं। यही अगर संस्कृत में बोला जाए आप कंफ्यूज रहेंगे। आप बच्चों के साथ, विद्यार्थियों के साथ यही कंफ्यूजन होता है कि कभी 7 सोच लेते हैं, तो 7 संस्कृत में होते हैं। स से संस्कृत और स से 7, तो संस्कृत में कितने होते हैं? 7 होते हैं। हिंदी में कितने होते हैं? 8। इस तरह से याद करेंगे हम लोग। अब देखिए को के लिए कारक का चिन्ह, देखिए लगातार 2 क्वेश्चन पूछ दिया कारक से, तो कारक अच्छे से पढ़ देंगे आप। तो को के लिए क्या हो जाएगा? संप्रदान कारक। क्या हो जाएगा? संप्रदान। जब हम किसी को, ये तो आप देखिए को के लिए किसमें आ जाता है? कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए। इस तरह से संप्रदान में हो जाएगा क्या? 95 का सी हो जाएगा संप्रदान कारक। अब हम लोग 96 की ओर चलते हैं। 96 में क्या पूछा जा रहा है? जिसके लिए कुछ किया जाए या जिसको कुछ दिया जाए, इसका बोध कराने में शब्द रूप हो। देखिए 3 प्रश्न हो गया आपका कारक का, तो कारक अच्छे से पढ़ देंगे दोस्तों। इसलिए हम तो आपको क्वेश्चन दिखा रहे हैं कि आप क्वेश्चन को एक बार नाप लीजिए क्या है क्वेश्चन लेवल, तभी तो आप तैयारी करें। देखिए हड़बड़ाना नहीं, आपको परेशान नहीं होना कि मेरा नौकरी कितना इजी है बताइए। ऐसे ही हम मतलब अच्छा आप लोग को बता रहे हैं, कॉन्फिडेंस दिला रहे हैं। जिसके लिए कुछ किया जाए या जिसको कुछ दिया जाए, जब किसी को कुछ दिया जाता है, जैसे हम कहते हैं सोहन गरीब को वस्त्र देता है, अगर हम कहते हैं तो यहाँ पे देखिए देने का अर्थ में संप्रदान कारक हो जाता है। संप्रदाने चतुर्थी हम लोग संस्कृत में पढ़ते हैं। अब देखिए अब 97 नंबर, क्रिया के जिस रूप से क्रिया के होने का समय तथा उसकी पूर्णता या पूर्णता का बोध हो से क्या कहते हैं? कारक, काल, प्रसर्ग। आप बताइए जल्दी ऑप्शन कमेंट में लिखिए जल्दी से, क्या होगा? आप अपना भी प्रैक्टिस करते चलिए साथ साथ में। इससे बड़ा प्रैक्टिस क्या हो सकता है जी? ये तो ओरिजिनल प्रैक्टिस होगा आपका। देखिए हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ओरिजिनल काल होगा इसका सही उत्तर। अब 98 यदि वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी, या किस काल का होता है? देखिए आपको काल अच्छे से पढ़ देना है। काल से देखिए 2-2, 3-3 प्रश्न आ रहे हैं। तो 98 में क्या हो जाएगा आपका? देखिए जल्दी से कमेंट करें आप। तो 98 में हो जाएगा आपका भविष्यत काल। देखिए रात में मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ, 1 बज रहा है, हमें दिन में टाइम नहीं मिलता, दिन में तो विद्यालय में ही रहता हूँ।
तो देखिए अभी कुत्ता उत्ता भूख रहा है, कुकुर इसको आप लोग कहते होंगे। तो चलिए 98 के बाद हम लोग चलेंगे 99 की ओर। जब दो शब्द समासयुक्त होकर किसी तीसरे शब्द का विशेषण बन जाए तो उसे क्या कहते हैं? तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, कर्मधारय समास। बताइए क्या होगा 99 नंबर में? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ये बहुब्रीहि समास होता है। क्या होता है? बहुब्रीहि समास। 99 के बाद हम लोग 100 नंबर में चलेंगे। निम्नलिखित में से गुण संधि का उदाहरण कौन सा है? निम्नलिखित में से गुण संधि का उदाहरण कौन सा है? अब बताइए यहाँ पे गुण संधि का उदाहरण क्या है? ये सब हम लोग डिटेल में जब पढ़ेंगे तो बहुत मजा आएगा। संधि को तो इतना अच्छे से हम अपने विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं कि विद्यार्थी हमारे भूलते नहीं हैं। हम अपनी प्रशंसा नहीं कर रहा हूँ पर हाँ बता रहा हूँ। यहाँ पे देखिए क्या होगा, आपका सही उत्तर महोत्सव हो जाएगा। देखिए जिसके भी माथे पे एक फूल आ जाएगा, एक फूल माथे पे, उसको क्या बोलेंगे? उसको क्या बोलेंगे? एक फूल जब माथे पे आ जाए ना तो किस में चला जाएगा? गुण संधि में। ए ओ अर, अगर बोला जाए ए ओ अर, ऊपर में आधा र लग जाए तो वो भी क्या हो जाएगा? ए ओ। देखो यहाँ पे ओ लगा हुआ है, ए जैसे महेश में ए लगल है तो इसमें क्या हो जाएगा? गुण संधि। ओ लगल मतलब माथे पे एक फूल है। इस तरह से हम लोग याद कर लेंगे तो महोत्सव हो जाएगा। चलिए ये तो हम शॉर्टकट ऐसे ही बता रहे थे। अब देखिए अब आगे चलते हैं। अ आ के बाद ए हो तो ए अ के बाद ओ हो, औ हो तो औ होगा। तो इस तरह से देखिए हम लोग यहाँ पे फाइनल रिजल्ट ये देखिए, अ हो तो ये देखिए अ, जिसके माथे पे दो फूल रहेगा तो समझ जाइएगा वो वृद्धि संधि है। कौन संधि? वृद्धि संधि। ये शॉर्ट तरीका मैं अभी यहाँ पे बता रहा हूँ, इसे विस्तार से पढ़ाऊंगा तो बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा वहाँ पे। और देखिए डबल फूल है ना माथे, जिसके माथे पे डबल फूल रहेगा, दो फूल रहेगा तो क्या हो जाएगा? वृद्धि संधि हो जाएगा। याद रखेंगे हम लोग। 102 में देखिए यहाँ पे देखिए शुद्ध शब्द, तो इससे आपको क्या पता चल रहा है दोस्तों? संधि आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है, संधि। अब 102 में आप देखेंगे कि क्या इसका सही उत्तर होगा। सौजन्यता, देखिए सौजन्यता, उज्ज्वल, भ्रातागण, इसका उपयोग शुद्ध रूप मतलब बर्तनी वाला शब्द आप देख लीजिएगा। बस शुद्ध अशुद्ध जो शब्द होते हैं ना उसको एक बार देख लीजिएगा अच्छे से। तो इसका सौजन हो जाएगा उज्ज्वल। उज्ज्वल बहुत इंपॉर्टेंट है। उज्ज्वल, कवित्री, कुछ ऐसे सब शब्द हैं जो आपको बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप कन्फ्यूज करते हैं। भ्रातृगण, उपयुक्त, ये सब देखिए चारों शब्द को आप अच्छे से देख लीजिएगा ताकि आपके एग्जाम में ये शब्द अगर आ जाए तो गलती ना हो। 103 में अब हम लोग देखते हैं दोस्तों। मैं अपनी बात का स्पष्टीकरण के लिए तैयार हूँ। तो इसका देखिए शुद्ध वाक्य, यहाँ पे शुद्ध वाक्य पूछा जा रहा है कि शुद्ध वाक्य कौन सा है। तो 103 का आप उत्तर जल्दी देंगे। ऐसे मैं अब अपनी उत्तर देता हूँ क्योंकि वीडियो फिर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, फिर आप ही लोग बोरिंग फील करते हैं। मैं अपनी बात के स्पष्टीकरण के लिए तैयार हूँ। देखिए यहाँ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है बात कर रहा है, तो यहाँ हम लोग बातों नहीं लगाएंगे, यहाँ करने के लिए लिख दिया है। तो यहाँ पे देखिए बात यहाँ है तो यहाँ भी क्या होना चाहिए? बात ही होना चाहिए। स्पष्टीकरण के लिए, स्पष्टीकरण करने के लिए नहीं होता है, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? गलत। तो हम इतना ज़्यादा व्याख्या क्या ही दूँ, विस्तार से पढ़ेंगे तो हाँ सब कुछ व्याख्या आपको मिलेगा। 104 में देखिए इसका बताइए सर्प का पर्यायवाची मैंने सांप का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो देखिए पर्यायवाची शब्द को आपको अच्छे से देखना, पर्यायवाची शब्द, इसका टॉपिक आप नोट कर लीजिएगा दोबारा में जब आप देखिएगा वीडियो, तो अभी मत नोट कीजिए। तो देखिए उरग और भुजंग ये दोनों क्या है? ये दोनों सांप का पर्यायवाची है। पर रजनीचर जो है, रजनीचर माने जो रात को चरता है, रजनी माने रात्रि, रात को चरण करने वाला, तो ये सब क्या होते हैं? रजनीचर। तो सांप का पर्यायवाची नहीं, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? रजनीचर। ठीक। तुम्हारी जेब खाली है, वाक्य में जेब का देखिए पुल्लिंग स्त्रीलिंग ये सब पढ़ लीजिएगा, तो ये हो जाएगा क्या? स्त्रीलिंग हो जाएगा। अब हम लोग थोड़ा स्पीड में चलते हैं, बहुत लेट हो रहा है दोस्तों, इस तरह से वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। बूंद बूंद से घड़ा भरता है, इस वाक्य में भरता कौन सी क्रिया है? तो यहाँ पे देखिए ये बहुत डिटेल करने का है। इसको जब आप पढ़ेंगे तो बहुत सारे यूट्यूब पे या गूगल पे टीचर आपको बहुत कहीं पे इसको कह दिया गया है सकर्मक होगा, कहीं पे अकर्मक इसको बोला जाता है, पर मैं आपको कहता हूँ और आयोग भी बीपीएससी भी इसका उत्तर अकर्मक माना। इसका कारण क्या है कि यहाँ पे जो कहा जाता है ना, यहाँ पे कर्म नहीं है, जो घड़ा है कर्म नहीं है, यहाँ पर घड़ा कर्ता के रूप में काम कर रहा है। जैसे इसको हम लोग बूंद बूंद से घड़ा भरता है, कुछ लोग कहते हैं बूंद बूंद से क्या भरता है? तो घड़ा भरता है। तो क्या का उत्तर यहाँ घड़ा नहीं होगा, कर्म यहाँ पे घड़ा नहीं है, यहाँ घड़ा करता है। समझ में आ रहा है? कर्ता कौन हो जाएगा? घड़ा हो जाएगा। इसको हम थोड़ा सा ऐसे करके देखते हैं, घड़ा बूंद बूंद से भरता है, तो यहाँ पे देखिए तो घड़ा क्या हो जाएगा? यहाँ पे कर्ता हो जाएगा। और क्या जब कर्ता हो जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अकर्मक हो जाएगा। अगर इसी के एक और उदाहरण बताता हूँ आपको कि मैं घड़ा भरता हूँ, अगर पूछें हम बोलते हैं मैं घड़ा भरता हूँ, तो यहाँ पे इस शब्द में जो घड़ा है यहाँ पे कर्म के रूप में प्रयोग हो रहा है। जैसे समझिए मैं क्या भरता हूँ? तो घड़ा भरता हूँ। तो इस तरीके से यहाँ पे घड़ा कर्म आएगा। भरना एक ऐसा शब्द है, ऐसा क्रिया है जो कभी सकर्मक और कभी अकर्मक के रूप में प्रयोग होता है, पर वाक्य में हम लोग देखेंगे। जैसे भरना है, भूलना है, लजाना है, बदलना, घबराना, ये सब ऐसे शब्द हैं जो सकर्मक अकर्मक दोनों तरीके से यूज होते हैं, पर ये वाक्य पे निर्भर करता है, इसलिए मैं इसको विस्तार से समझाया हूँ। अकर्मक क्रिया होगा, समझ गए? जैसे इसको अगर कह देते हैं मैं घड़ा भरता हूँ, तो यहाँ पे घड़ा जो होगा क्या हो जाएगा? यहाँ पे घड़ा सकर्मक क्रिया में आएगा। मैं घड़ा भरता हूँ, यहाँ पे जो घड़ा ये वाक्य हो जाएगा सकर्मक का। पर अगर कहेंगे बूंद बूंद से घड़ा भरता, ये अकर्मक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे घड़ा कर्ता के रूप में काम कर रहा है, कर्म के रूप में नहीं। ये हम विस्तार से आपको अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया, क्योंकि बहुत सारे टीचर ये मतलब यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर गलत बता दिए हैं इसका, पर कुछ टीचर अच्छे से भी बताए हैं।
हाँ, अब चलते हैं। गूगल भी उस क्वेश्चन को गलत किया, कहीं कहीं पे गूगल पे सही उत्तर है, कहीं कहीं पे कुछ सही, कहीं पे गलत, इस तरह से कर दिया गया है। क्रिया के उस रूपांतरण को कौन सा वाच्य कहते हैं जिसे वाक्य में कर्ता की प्रधानता हो? देखिए, आपको वाच्य अच्छे से पढ़ के जाना है, वाच्य से 2-3 प्रश्न रहेंगे। तो जब कर्ता की प्रधानता कर्तृवाच्य कहलाएगा, कर्म की प्रधानता कर्मवाच्य, इस तरीके से हम लोग याद करें। वाच्य 3 ही प्रकार के, तीनों यहाँ लिखा है, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। अब हम लोग स्पीड में चलते हैं थोड़ा, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो रहा है। आकर्षण का क्या हो जाएगा? विकर्षण। आकर्षण का विकर्षण, विपरीतार्थक सब क्या हो जाएगा? आकर्षण का विकर्षण। अब हम लोग 8 के बाद हम लोग चलते हैं 109 में। आदि से अंत तक के लिए प्रयुक्त एक शब्द है। यहाँ पे देखिए आप लोग फंसेंगे, क्या इसका सही उत्तर? जल्दी बताइए। तो एक तो इसका उत्तर हो जाएगा आद्यंत, ए और सी दोनों हो जाएगा। तो यहीं पे देखिए ऑप्शन डी सही होगा। जब आपके ऑप्शन में कोई एक से ज़्यादा उत्तर सही हो जाएगा, कम से कम 2 उत्तर सही हो, तो उसमें क्या लिखेंगे? उपयुक्त में से एक से अधिक। जैसे आद्यंत भी सही है आपका, आद्योपांत भी सही है, अद्यतन नहीं है सही। तो ये 2 उत्तर सही आपका, तो इसलिए क्या टिक मारेंगे? उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए, ऐसे शब्द जो पढ़ने और सुनने में लगभग एक से लगते हैं परंतु अर्थ की दृष्टि से भिन्न होते हैं। देखिए कितना इजी प्रश्न है भाई, एकदम क्वेश्चन का तो हम लोग औकात नाप दे रहे हैं, कितना इजी प्रश्न है। आप लोग यही सबसे डरते थे, आपको लग रहा है बिना पढ़े भी आपकी तैयारी पूरी हो गई है, जो आप पहले से पढ़े हुए हैं। श्रुति संभिनार्थक शब्द, ये सब क्या ही आप हमको बताना है इसमें विस्तार। हाँ, इसको थोड़ा सा आप देखिएगा, इनमें से कौन व्याकरणाचार्य नहीं है, कौन व्याकरण का किताब नहीं लिखे थे? रामविलास शर्मा होंगे। पाणिनि और पतंजलि ने लिखा है दोनों ने। रामविलास शर्मा आलोचक हैं, आलोचना वाली किताबें लिखते थे, खास करके निराला जी के जीवन पर, निराला की साहित्य साधना, ये सब रामविलास शर्मा लिखे हैं। इनका बहुत सारा आलोचना है, पर निराला पे मतलब सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी पे इन्होंने बहुत ज़्यादा लिखा है। अब आगे चलते हैं 112 में हम लोग चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? 112 को आप लोग थोड़ा एक बार पढ़ करके जल्दी से हमको बताइए उत्तर क्या होगा। 102 वर्णों के मेल को संधि तथा 2 पदों के योग को समास कहते हैं। ऑप्शन ए ही इसका सही है, क्योंकि वर्णों के मेल से क्या बनता है? संधि, और पदों के मेल से समास होता है। अब बाकी सब गलत है। ठीक, अब हमारे पास उतना टाइम नहीं है भाई कि हम फिर बोरिंग हो जाएगा, सेशन लेट ज़्यादा हो जाएगा। ने विभक्ति, देखिए कारक के लगता है ये चौथा प्रश्न पूछा जा रहा है। ने विभक्ति किस कारक का चिन्ह है? कर्ता ने कर्म को करण से, तो देखिए तो कर्ता कारक, तो कारक आप अच्छे से पढ़िए। चौथा प्रश्न देखिए कारक से। आप पूछते थे कि सर कौन टॉपिक से आता है, देखिए यहीं पे हम सब आपको बता देते जा रहे हैं कौन टॉपिक से है। उच्छ्वास में कौन सा उपसर्ग? उपसर्ग प्रत्यय भी एक बार पढ़ दीजिएगा। क्या होगा? जल्दी कमेंट मारिए, देखिए उत्तर हो जाएगा। अब अच्छा लग रहा तो वीडियो लाइक कीजिए, सब बोलना नहीं पड़ेगा, आपके लिए हम बहुत मेहनत कर रहे हैं। और मेहनत का क्या, हम बस यही कह रहे हैं कि आप लाइक कीजिए। किसी वाक्य में कर्ता और उसके विस्तार को क्या कहा जाता है? तो ये उद्देश्य और विधेय कहा जाता है। यहाँ पे उद्देश्य कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा इसमें? उद्देश्य। कर्ता को क्या कहा जाता है? उद्देश्य। और जो कर्ता के बाद जो चीज़ें बचती है उसको विधेय बोला जाता है। तो कर्ता और उसके विस्तार को क्या कहा जाता है? उद्देश्य। याद रखिएगा आप। हाँ, विशेषण के अंत में जैसे कहते हैं राम अपना घर जाता है, तो अगर कहेंगे इसमें कि राम क्या है, तो करता है, ये उद्देश्य है। विधेय क्या हो जाएगा? अपना घर जाता है, ये विधेय हो गया। चलिए अब आगे चलते हैं 116 में। विशेषण के अंत में संस्कृत और हिंदी के तद्धित प्रत्यय के योग से कौन सी संज्ञा बनती है? 116 में देखिएगा आप लोग जल्दी से। 116 में क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा। कौन सा संज्ञा? भाव। पदवाचक संज्ञा तो होता ही नहीं है, विशेषणवाचक संज्ञा होता ही नहीं है, तो भाववाचक संज्ञा होता है, तो भाववाचक संज्ञा बना देंगे। यहाँ पूछ भी रहा कौन सी संज्ञा बनती है, तो इस तरह से हम लोग कर लेंगे। 116 के बाद 17 देखिए, संज्ञा से भी प्रश्न था, आपको संज्ञा को भी अच्छा से एक बार पढ़ लेना है। अब कितना घुमावदार प्रश्न था। संज्ञा में जो भाववाचक संज्ञा का जो परिवर्तन होता है उसको देख लीजिएगा। 117 में 2 अक्षरों के मिलने से तीसरे शब्द की रचना होती है। अरे तो अक्षर बोले या वर्ण बोले, बात तो एक ही है। तो 2 वर्णों के मिलने से क्या तीसरे शब्द की रचना क्या होती है? संधि, तो इसको कहते हैं। कितना इजी प्रश्न है भाई। और संधि देखिए 4-5 प्रश्न लगभग पूछ दिया है। ऐसे शब्दों को जो संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आए, देखिए यहाँ ध्यान से देखिएगा, विकृत होकर के। अगर कहता डायरेक्ट संस्कृत से हूबहू आ गए हैं तो क्या हो जाएगा? तत्सम। अब अगर कहा जाए विकृत होकर के आए, मैंने टूट करके आए, तो ये तद्भव हो जाएगा। अब हम लोग आगे देखते हैं दोस्तों, आपको भी अच्छा धीरे धीरे लग रहा होगा। कर्मधारय समास का, देखिए समास आपको पढ़ना है बढ़िया से। कर्मधारय समास का उदाहरण क्या होगा बताइए? कर्मधारय समास का उदाहरण क्या होगा इसमें? परम है जो ईश्वर, परम है जो ईश्वर, ये कर्मधारय समास का उदाहरण है। यहीं पे देखिए बाग युद्ध, बाग युद्ध मैंने, तो ये क्या हो जाएगा? बाग युद्ध तत्पुरुष समास। त्रिलोकी क्या हो जाएगा? दिव्यगु समास। थोड़ा विस्तार कर देते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य का कितने भेद होते हैं, तो हम लोग इसको देखेंगे। अर्थ के आधार पर वाक्य, हम आप लोगों को पिछला वीडियो में भी बताए थे, अ से अर्थ, अ से 8, तो इसलिए अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। यही बोले रचना के आधार पर वाक्य का भेद, तो रचना, रचना देखिए 3 अक्षर से मिलकर बना, मैंने रचना के आधार पर वाक्य 3 भेद होते हैं, सरल, संयुक्त और मिश्र। देखिए बार बार ये सब बोलते हैं ताकि आपको रिवीजन होते रहे, याद होते रहे, भूले ना आप। हम इसी तरीके से अपने विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं। जिस वाक्य में एक से अधिक प्रधान वाक्य हो उसे क्या कहते हैं? देखिए तुरंत आ गया, इसलिए आपको वाक्य अर्थ की दृष्टि से और रचना की दृष्टि से दोनों अच्छे से पढ़ करके जाना है। देखिए प्रश्न आ गया, कह रहा एक से अधिक प्रधान वाक्य हो, इसमें अगर पूछा जाए इस तरह से, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य में एक से अधिक प्रधान वाक्य होता है, पर जो मिश्र वाक्य होता है उसमें एक ही प्रधान वाक्य होता है। याद रखिएगा, मिश्र वाक्य में एक ही प्रधान वाक्य होता है, बाकी क्या होता है? आश्रित उपवाक्य होते हैं। और संयुक्त वाक्य में क्या होता है? मान लीजिए 2 वाक्य, तो दोनों का दोनों क्या हो जाएगा? प्रधान रहेगा। तो मतलब एक दूसरे से दोनों स्वतंत्र होते हैं, तो इसलिए संयुक्त वाक्य में एक से अधिक प्रधान वाक्य होते हैं।
विराम चिन्ह को क्या कहते हैं? देखिए यहाँ पे ये जो चिन्ह है यहाँ पे, ये कौन सा है बताइए? ये इसको हम लोग कौन सा क्या कहते हैं? जल्दी कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर होगा अर्धविराम। क्या कहते हैं इसको? अर्धविराम। याद रखिएगा आप लोग। अंधे के आगे रोए अपने नैन खोए का अभिप्राय क्या हो जाएगा? इसको आप बताइए जल्दी से। इसका सही उत्तर होगा अयोग से कहना। अयोग से कहना। बीती बातों की याद दिलाना में कौन सा मुहावरा प्रयुक्त हुआ है? बीती बातों की याद दिलाना। तो ये सब कितना ईजी है, आप देख लीजिए। आप थोड़ा सा भी अगर एक बार आप समझे हुए हैं तो गड़े मुर्दे उखाड़ना कितना ईजी आया है आपके यहाँ प्रश्न। गड़े मुर्दे उखाड़ना। हम लोग वर्ण और अर्थ के मेल से बनते हैं। क्या बनते हैं? वर्ण और अर्थ के मेल से। तो देखिए शब्द बनते हैं। क्या बनते हैं? शब्द ही तो बनते हैं वर्ण और अर्थ के मेल से। पद मत कर दीजिएगा। 126 में क्या हो जाएगा? ये अंतस्थ व्यंजन होता है। कौन सा व्यंजन? देखिए हमारे पास टाइम नहीं, इसलिए स्पीड में थोड़ा चल रहा है। अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो पॉज कर करके वीडियो देखते जाइए। अंतस्थ व्यंजन, ये अलावा क्या होता है? अंतस्थ व्यंजन। अब चलिए, स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से नासिक व्यंजन नहीं है। नासिक नहीं है, माने न और ये न, ये दोनों तो नासिक है, ये क्योंकि नासिक व्यंजन है, ये अंत में आता है। पर यह जो है दोस्तों, यह जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। यह नहीं होगा, क्योंकि यह और वह ये दोनों अर्ध स्वर में आता है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर यह होगा। अब 28 में, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उब रहे मोती मानुष चुन। ये बताइए कौन सा अलंकार होगा? जल्दी आप उत्तर दीजिए। ये अलंकार भी है, इसको अलंकार में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। पर आपको बताइए यहाँ पे जो पूछा जा रहा है ये क्या है? यहाँ पे देखिए व्यंजना शब्द शक्ति है। क्या है? व्यंजना शब्द शक्ति। शब्द शक्ति 3 प्रकार के होते हैं। देखिए यहाँ लिखा है अवधा, लक्षणा, व्यंजना। ये हम आपको विस्तार से बाद में बताएंगे, अभी उतना टाइम नहीं है मेरे पास। मुदीत महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत्र बुलाए। इसमें क्या हो जाएगा? 129 में। इसका सही उत्तर आप बताइए। कितना इजी प्रश्न पूछा गया अलंकार का। ये अनुप्रास है। देखिए म बार बार रिपीट कर रहा है। सेवक सचिव सुमंत्र, देखिए स बार बार रिपीट कर रहा है। जब कोई अक्षर या वर्ण रिपीट करते हैं बार बार तो अनुप्रास अलंकार में इसके भी 3-4 मतलब इसके भी भेद होते हैं, और सब हम बाद में आपको विस्तार से बताएंगे। अब आगे चलते हैं। लघु और गुरु किसके अंग है? देखिए सब आप थोड़ा सा भी छंद अगर पढ़ें तो तुरंत पता लगा देंगे। तो ये छंद के ही तो अंग हैं। जैसे लघु, गुरु, यति, विराम, गण, ये सब क्या है? छंद के ही गुण हैं, अंग हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। छंद के कितने प्रमुख भेद हैं? छंद के कितने प्रमुख भेद हैं? तो ये 2 हैं, वार्णिक और मात्रिक छंद। कोई लोग कह देता है मुक्तक छंद। मुक्तक छंद को व्याकरणिक दृष्टि से नहीं माना गया है, वो निराला जी बस लिखते थे मुक्त छंद में। अब चलिए, जब कोई बोली अपने भौगोलिक विस्तार के कारण किसी प्रांत या उपरांत में प्रचलित हो जाती है तब उसे क्या कहा जाता है? बताइए जल्दी से। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों विभाषा या उपभाषा। हाँ, ये थोड़ा सा लेवल का क्वेश्चन था, फिर भी उतना लेवल नहीं था इसमें भी। सरकारी स्तर पर गजटों में प्रकाशित सरकारी नियम, आदेश, अधिकार और नियुक्तियों की सूचना के, जैसे कोई चीज़ का नियुक्ति हो रहा है, ये देखते हैं। देखिए यहाँ पे पकड़ लीजिए इसको, नियुक्ति के सूचना। कोई वैकेंसी आने वाली होती है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? कि नोटिफिकेशन आ रहा है। ये ना बोलते हैं कि नोटिफिकेशन आ रहा है, तो नोटिफिकेशन कोई अधिसूचना बोला जाता है। समझ गए? कार्यालय आदेश को क्या कहते हैं? चलिए अब आगे हम लोग चलते हैं। संक्षिप्तता, स्पष्टता और क्रमबद्धता किसके गुण हैं? तो ये किसके गुण हैं? संक्षेपण के गुण हैं। किसके गुण हैं? संक्षेपण के। याद रखिएगा। सब देख करके ही पता लग जा रहा है क्या इसका सही उत्तर होगा। तो इसलिए आप लोग आराम से करेंगे, आप लोग का सफलता तय है। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। बहुत ही काम वाला वीडियो आपको ये सब मिल रहा है। असमंजस में मन उलझना के लिए शब्द क्या है? बताइए। इसका सही उत्तर होगा किंकर्तव्य विमूढ़। तो जान ही रहे थे आप लोग। चलिए, कौन सा आदिकालीन जैन साहित्यकार हैं? बताइए। इसमें आदिकालीन जैन साहित्यकार कौन है? तो हमें बता रहे हैं आपको हम, इसमें से कोई नहीं होगा। इसमें से कोई नहीं है। अब देखिए कौन कौन है इसमें, हैं कौन कौन आदिकालीन जैन साहित्यकार में किनका नाम आता है? स्वयंभू, हेमचंद्र, पुष्पदंत, शालिभद्र सूरी, जो इंदु, आसगु, विजयसेन सूरी, ये सब क्या है? आदिकालीन जैन साहित्यकार बने। तीनों में से कोई नहीं है। चलते हैं अब 36 के बाद 37 में चलते हैं। यहाँ पे देखिए ये मिलान करना है तो ये हम लोग डायरेक्ट मिलान कर लेंगे। नाभादास किस काल के कवि हैं? तो भक्ति काल के हैं। किनके हैं? भक्ति काल के। चंद्रदाई आदि काल के हैं। बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन आधुनिक काल के हैं। केशवदास देखिए रीति काल के हैं। तो इस तरह से आप लोग को याद कर लेना है। ठीक, अब हम लोग 37 के बाद चलते हैं 38 में। देख लीजिए, आप साहित्य का प्रश्न पूछा जा रहा है। साहित्य भी देखिए कितना इजी है आपके लिए। बस रचना का नाम पूछा। यशोधरा, देखिए पिछले प्रश्न में हमारे मुंह से गलती से निकल गया था यशोधरा। जयशंकर प्रसाद का हम उत्तर बोल दिए थे, पर जयशंकर प्रसाद की रचना नहीं। हम गलती से देखिए, कभी माइंड मिस्टेक हो जाता है। तो कुछ विद्यार्थी हमको इस पर बहुत निगेटिव कमेंट किए थे, जिससे मुझे बहुत बुरा लगा था। पर कोई बात नहीं, आप अगर नहीं बताते तो हमें पता भी नहीं चलता, ये भी हो सकता था। अब धन्यवाद करता हूँ जो लोग हमें इसके बारे में बताए। पर हाँ, बताने का तरीका गलत था, उस तरीके से नहीं बताना चाहिए था। हाँ, गलतियाँ तो सबसे होती है, बड़े बड़े शिक्षकों से होती है। पर हाँ, उसको बच्चा अगर कोई विद्यार्थी बता रहा है तो उसको थोड़ा सा अपना लहजा चेंज करके कि हाँ सर यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया लगता है, ये तरीका है बताने का। ये नहीं कि आप यूट्यूब पे गलत पढ़ा रहे हैं, नहीं आता है पढ़ाने, क्यों चले आते हो, इस तरह से नहीं बोलना चाहिए किसी को भी नहीं। अब देखिए यहाँ पे यशोधरा किनकी रचना है? एक देखिए चंपू काव्य है, ये मैथिली शरण गुप्त की रचना है जो 1932 में लिखी गई थी। अब देखिए रश्मि रथी जो है किनकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। ये क्या हो जाएगा? रश्मि रथी खंड काव्य है। कौन सी काव्य है? खंड काव्य। ये 7 सर्ग हैं इसमें।
और इसमें कर्ण पर आधारित ये रचना है। बिहारी सतसई किनकी है? तो ये मुक्तक काव्य है, ये बिहारी की है। और रामचरितमानस एक महाकाव्य है, इसमें 7 कांड हैं। 7 कांड का क्रम आप याद कर लीजिएगा अच्छे से, बाद में आप देख ले। ऐसे तो मुझे अभी याद है, ऐसा नहीं है कि नहीं याद है। अब हम अपने बारे में क्या ही आपको बताऊं, पर एक बार बता देता हूँ। बालकांड, अयोध्या कांड, तीसरा है रणकांड, किष्किंधा कांड, सुंदरकांड, लंका कांड, उत्तरकांड। हाँ, तब आगे हम लोग चलते हैं। तो आपको हम ये बता दिए 39 में अब हम लोग चलते हैं निर्मला। तो यहाँ देखिए निर्मला किनका उपन्यास है? निर्मला देखिए प्रेमचंद का 1927 में लिखा गया है। अब त्यागपत्र 1937 में लिखा गया है। त्यागपत्र 1937 में किनका है? जैनेन्द्र का है। कंकाल, कंकाल है लिखा हुआ 1929 में जयशंकर प्रसाद का है। और गिरती दीवारें, एक कंकाल जो है इनका पहला उपन्यास है जयशंकर प्रसाद का। और गिरती दीवारें लिखा गया है ये 1947 में उपेंद्र नाथ अस्क के द्वारा। ठीक, तो हम लोग इस तरह से सब देख लिए। अब आगे चलते हैं। देखिए साधारण सी रचना आपके एग्जाम में पूछा गया, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं था साहित्य, इसलिए मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। साहित्य से आप लोग डरते हैं, बिहार के विद्यार्थी, डरना नहीं है। अदर स्टेट यूपी वाले विद्यार्थी बहुत खुश हो रहे होंगे इसको देखकर। यूपी वालों का साहित्य बहुत स्ट्रांग होता है, साहित्य व्याकरण दोनों, हिंदी ही पूरा स्ट्रांग होता है उन लोग का। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास के आधुनिक काल का नाम क्या नाम दिया था? गद्यकाल। क्या नाम दिया था? गद्यकाल। ये तो बहुत साधारण प्रश्न है। कौन पत्रकार के रूप में प्रसिद्ध है? गणेश शंकर विद्यार्थी। गणेश शंकर ये प्रताप नामक पत्रिका निकालते थे और स्वाधीनता संग्राम में बहुत ज़्यादा मददगार साबित हुआ था प्रताप नामक पत्रिका। गणेश शंकर विद्यार्थी। ठीक, अब हम लोग आगे चलते हैं। कौन सा, अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा कि कौन सा हिंदी साहित्य का जो लेखन का इतिहास जो था वो यहीं से चालू होता है। गारसा दत्तासी ने सबसे पहले हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था, आप याद रखेंगे। शिव सिंह सरोज पर हम लोग इसके आधार पर अब चलते हैं। शिव सिंह सरोज की कौन सी है? ये पुस्तक का नाम है इधर। इसके लेखक कौन है? शिव सिंह सेंगर। मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, ये देखिए किसने लिखा है? ये ग्रियर्सन ने लिखा है। किसने लिखा है? ग्रियर्सन। हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है। अब हम लोग इसका मिश्र बंधु विनोदी, किसने लिखा है? मिश्र बंधु ने। किसने लिखा है? मिश्र बंधु। अब थोड़ा सा सबका हम लोग डेट एक बार याद कर लेते हैं। शिव सिंह सरोज 1883 में लिखा गया था। किनके द्वारा? शिव सिंह सेंगर के द्वारा। मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान ग्रियर्सन ने लिखा था 1888 में। हिंदी साहित्य का इतिहास किसने लिखा? 1929 में रामचंद्र शुक्ल जी ने। और मिश्र बंधु विनोद का 4 भाग आया था। 3 भाग 1913 में प्रकाशित हुआ था, 1934 में चौथा भाग आया था। ये सब थोड़ा सा आप डेट वाइज याद कर ले तो पूछेगा आपके एग्जाम में। तो देखिए साहित्य का बहुत ज़्यादा आपको डरने की जरूरत नहीं, बहुत ही साधारण प्रश्न पूछा जा रहा है। अब देखिए समास का फिर एक प्रश्न आ गया है यहाँ पे, और बहुत ही हैवी प्रश्न आया है। अब अव्ययी भाव समास हम लोग देखेंगे यहाँ पे। अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास क्या हो जाएगा आप ही बताइए इसमें? यथाशक्ति, यथाशक्ति हो जाएगा। अव्ययी भाव में क्या हो जाएगा दोस्तों? अव्ययी भाव में होगा यहाँ पे यथाशक्ति। बताया था आपको, रातों रात, दिनों दिन, यथाशक्ति, आजीवन, यथाक्रम, इस तरह से जब आ जाए तो क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव। अव्ययी भाव में अब देखिए तत्पुरुष समास। अव्ययी भाव में पूर्व पद की प्रधानता होती है। तत्पुरुष समास में क्या होता है? दूसरे पद की प्रधानता। तत्पुरुष क्या है इसमें बताइए? देश भक्ति। बहुव्रीहि क्या हो जाएगा? पीताम्बर। और द्वंद्व क्या हो जाएगा? हाथापाई। अब चलते हैं अब आगे 44 में। देखिए यहाँ पे आपका आ गया है, ये देखिए पारिभाषिक शब्दावली। देखिए 4 क्वेश्चन एक ही है, यहाँ देखिए 4 तरह से आपको पूछ दिया गया। एक 2 प्रश्न आगे पहले भी आया था, देखे होंगे आप लोग। तो अब देखिए यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट ये समझते हैं इसको पारिभाषिक शब्दावली में। देखिए लिख भी रहा है आपके वासुदेव नंदन में भी पारिभाषिक शब्दावली, यूनिवर्सल में भी है। टेलीग्राम से आप जुड़ जाइए, वहाँ पे लिंक डाला हुआ है, वहाँ पे PDF डाला हुआ है, आप PDF से देख लीजिएगा। दोनों किताब का PDF है, PDF से ही आप पूरा पारिभाषिक शब्दावली पढ़ लीजिए, वासुदेव नंदन वाली किताब से और यूनिवर्सल दोनों से। अकॉर्डिंग में किसको क्या कहते हैं? तद अनुसार। सेंसस में क्या होता है? जनगणना। ये तो ईजी है। बेसिक पे मैंने मूल वेतन जो हम लोग को मिलता है टीचर को बेसिक पे, यह सब सरकारी नौकरी में मिलता है। एडजस्टमेंट का क्या हो जाएगा? समायोजन। चलिए ये हो गया। अब आगे हम लोग चलते हैं 45 में। हाथ कंगन को आरसी क्या? हाथी के दांत खाने के और दिखाने के। और इस तरह से हम लोग ये इसको देखिए हम लोग कैसे करते हैं, ये तो बहुत आसानी से आप कर लेंगे। हाथ कंगन को आरसी क्या, इसका मतलब क्या है? प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या, प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के कुछ और होते हैं, बताइए इसका क्या हो जाएगा? चौथा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चौथा। सब धन 22 पसेरी। अज्ञानी के लिए सभी बुरी चीज़ें क्या होती है? एक समान होती है। होनहार बीरवान के होठ सीखने पाती है। क्या हो जाएगा? पहला। पूत के पाँव तो पालने में ही दिख जाते हैं। अब चलिए अब आगे चलते हैं। हम खा चुके हैं। यहाँ देखिए अर्थ के आधार पर वाक्य प्रकार। देखिए 3-4 प्रश्न तो आपको पूछ दिया अर्थ के आधार पे, रचना के आधार पे, इसलिए ये सब पढ़ करके जाइए। ये सब टॉपिक और वीडियो हमारा खत्म हुआ तो एक बार टॉपिक पूरा नोट कर लीजिए, कहाँ से कितना प्रश्न आया है। हम खा चुके, ये क्या हो जाएगा बताइए? उसने नहीं खाया। जब नहीं की बात आ गई तो निषेधवाचक हो गया। क्या तुम खा रहे हो? देखिए प्रश्न वाला हो गया, ये प्रश्नवाचक। अब बताए थे अर्थ के आधार पर कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं वाक्य के। तुम खाओ, ये क्या हो जाएगा? तुम खाओ, ये आज्ञा दिया जा रहा है तो आज्ञावाचक। हम खा चुके हैं, विधिवाचक हो गया। कितना आसानी से हम लोग कर लेंगे। देखिए आपको लग रहा है कि अगर आप थोड़ा बहुत भी अच्छे से पढ़ देते हैं, आपको हिंदी में आराम से दोस्तों आप कर ले जाएंगे। कितना? हिंदी में 80 में 75 के आसपास आप रहेंगे।
और जैसा कि हम बता रहे हैं आपको, हमारा हिंदी में 74 था, 1 नंबर कम ही था, पर हम आपको टारगेट 75-76 का दे रहे हैं। कितना इजी प्रश्न है। अभी शाब्दिक व्यंजना कहाँ होती है, बताइए, आप बताइए जल्दी से, शाब्दिक व्यंजना कहाँ होती है। इसका सही उत्तर होगा जहाँ अनेकार्थक शब्दों का प्रयोग होता है, वहाँ पे क्या होती है, शाब्दिक व्यंजना। नील परिधान बीच सुकुमार खुल रहा, मृदुल खुला अंग खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघवन बीच गुलाबी रंग। उपयुक्त पद्यांश में कौन सा अलंकार है, बता देंगे आप जल्दी से। तो देखिए इसमें होगा उत्प्रेक्षा अलंकार। यहाँ पे देखिए ज्यों करके आ गया, तो इस तरह से जब चीज़ें आ जाती है तो क्या हो जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार। आपका योग भी दिया, पर कुछ कुछ यूट्यूब पे या कुछ हम गूगल पे भी देखें, कुछ कुछ जगह पे गलत उत्तर दिया है, कहीं कहीं पे विरोधाभास, कहीं उपमा दे रहा है, पर इसका सही उत्तर उत्प्रेक्षा ही होगा। ज्यों त्यों जानहूँ मानहूँ, ये सब जब आ जाता है तो उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाता है। चलिए 48 के बाद 49 में, दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरु शिखा पर थी अब राजती, कमलिनी कूल बल्लभ की प्रभा। अब कौन सा छंद होगा इसमें दोस्तों, बताइए आप जल्दी से। तो इसका सही उत्तर होगा 49 में ए हो जाएगा, ए छंद। देखिए छंद रस अलंकार ये सब आप पढ़ दीजिएगा बढ़िया से। विभाव क्या है बताइए, विभाव क्या होगा, 50 का 100-150 का लास्ट प्रश्न है आपका। विभाव के भाव के उद्बोध का कारण है, इसको आप क्या करेंगे, ये सब चीज़ें आपको सब टेलीग्राम पे मिलेगा, टेलीग्राम से जुड़ जाइए, आपका प्रश्न खत्म हो गया है। इसको वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, यार दोस्तों को शेयर कीजिए और टेलीग्राम से जुड़िए, वहाँ मिल जाएगा सारा पीडीएफ। ओके दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।